हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में। और इसमें हम देखेंगे पोषण आहार, जिसको संतुलित आहार भी बोलते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और कुपोषण। तो कुपोषण का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वो इसमें आपका शामिल नहीं होगा। इसमें हम केवल पोषण की बात करेंगे, जो आपके माइक्रो और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, उसके बारे में ही अपन इसमें बात करेंगे। इसको पूरा थ्योरी में करेंगे। जब अपन थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको बहुत अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के एक सीरीज़ भी बना दूंगा, तो आप उससे अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं और आप से कितने नहीं बन रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि अभी मुझे और कितना पढ़ना है ना। और एक चीज़ और, जो पोषण है, पोषण हर एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सुपरवाइज़र के लिए तो सुपरवाइज़र के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो पोषण वाले टॉपिक हैं, इससे भर भर के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, है ना, और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो आपको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा और रट्टा भी आपको मारना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं कि क्या कैसा है इसमें। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले इसमें पोषण की परिभाषा दी गई है ना। तो WHO ने क्या दिया है, तो WHO ने बोला है कि आहार होता है ना, जो आहार की आवश्यकता अनुसार भोजन का सेवन पोषण कहलाता है। मतलब जो आप आहार ग्रहण करते हो, अगर आप उसको जितना आपको नीड है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको ग्रहण कर रहे हो, तो वो आपका क्या है, पोषण कहलाता है। ठीक है। दूसरा है, इसके लिए आप स्टार लगा लीजिए, कि आपको पूछ लेगा कि पोषण विज्ञान के जनक कौन है ना। तो इसके दो आंसर माने जाते हैं। एक तो इसका रॉबिन्सन माना जाता है और दूसरा आपका लेबोजियर माना जाता है। मैंने क्या बोला, एक तो आपका रॉबिन्सन माना जाता है, दूसरा आपका क्या माना जाता है, लेबोजियर माना जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में देखो, पहली बात तो दोनों नहीं देंगे, क्योंकि बच्चों को लगता है कि अगर दोनों आ गए तो जो एग्जाम बना रहा है वो इतना पागल तो है नहीं कि वो दोनों दे देगा। एक को ही मिलेगा आपको, या तो आपको रॉबिन्सन मिलेगा या आपको लेबोजियर मिलेगा, है ना। तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको इसका लगा के आ जाना है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं पोषण की अवस्थाएं। तो पोषण की दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो आपका सुपोषण होता है, एक आपका कुपोषण होता है। तो मैं आपको ऊपर से बता दे रहा हूँ, आपको डेफिनेशन नहीं रखना है, क्योंकि ये जो MPSC वाले बच्चे उनके लिए काम का है ना। आपके लिए तो समझा दूंगा, तो उतने में आपका काम चल जाएगा। तो देखो, सुपोषण वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को पर्याप्त पोषक तत्व मिल रहे हैं ना, जितने उसको चाहिए हैं। वो कितने कैसे मिल रहा है आपको, पर्याप्त, मतलब आपको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल रही है, कैलोरी मिल रही है, प्रोटीन मिल रहा है ना। जो आपके विटामिन है वो मिल रहे हैं, जो आपके खनिज है, मिनरल्स हैं, आपको वो मिल रहे हैं, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, आपका सुपोषण कहलाएगा। लेकिन जो कुपोषण होता है, उसमें इसका क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है उसका विपरीत, मतलब इसमें आपको विटामिन भी कम मिलेंगे, प्रोटीन की मात्रा भी कम होगी, वसा की मात्रा भी कम होगी, कैलोरी भी आपको कम मिलेगी, जो खनिज लवण है वो भी आपको कम मात्रा में, मतलब इसमें आपको सब कुछ कम मात्रा में मिलेगा। तो वो आपका क्या कहलाएगा, कुपोषण कहलाएगा। समझ में आएगा। सुपोषण मतलब पर्याप्त मात्रा में आपको पोषक तत्व मिल रहे हैं, और कुपोषण मतलब आपको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब जो कुपोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। कितना होता है कुपोषण, दो प्रकार का होता है। पहला है अल्प पोषण और दूसरा क्या है, अति पोषण। अब अल्प में क्या होता है, जो सॉरी जो अल्प पोषण होता है, उसमें जो आपको पोषक तत्व होते हैं ना, वो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। मतलब जितनी आपको नीड होती है उससे भी आपको कम मात्रा में मिल रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा, आपका अल्प पोषण। अति मतलब समझ गए होगे कि आपको भरपूर मिल रहे हैं, और उनका सेवन से या तो आपको मधुमेह हो गया, डायबिटीज़ हो गई, या हृदय रोग हो गया, या मोटापा हो गया, है ना, या ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ये सब आपका किस में आ जाएगा, आपका अति पोषण में। मतलब अल्प मतलब कम मात्रा में, अति मतलब एकदम ज़्यादा मात्रा में, है ना। तो दोनों कुपोषण में, अगर मोटापा आ रहा है तो वो भी कुपोषण है, और अगर कोई पतला है एकदम तो वो भी कुपोषण में, है ना। और BMI इंडेक्स है ना, आपने सुना होगा BMI इंडेक्स के बारे में। उसके अकॉर्डिंग अगर आपका 18 से 18.5 से 24.9 के बीच में है, तो आप कैसे हो, नॉर्मल हो। अगर आपका 25 से 30 के बीच में है ना, तो आप कैसे हो, आप ओवर वेट हो। कैसे हो, ओवर वेट हो गए, है ना। और अगर आपका 30 से ज़्यादा है तो आप किस में आ जाओगे, मोटापा में आ जाओगे। किस में आ जाओगे, मोटापा में। और रही बात अगर इससे कम की है,
18.5 से अगर कम है तो आप किस में आ जाओगे, अंडर वेट में आ जाओगे। किस में आ जाओगे, अंडर वेट में। तो ये आपको पता होना चाहिए। 2017 में सुपरवाइजर में से क्वेश्चन आ गया था, तो आपको BMI इंडेक्स अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। मैंने क्या बोला, BMI में अगर आपका 18.5 से 24.9 है तो ये स्थिति आपकी क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। अगर 18 से कम है, 18.5 से, तो वो अंडर में आ जाएगा। और अगर 25 से 30 के बीच में है तो वो आपका ओवरवेट में आ जाएगा। और अगर 30 से ज़्यादा है, 30 से अगर ज़्यादा है, तो वो आपका मोटापा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, आपका मोटापा में आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्वापोषी पोषण, ये नहीं देखना है अपन को। अब अपन मेन यहाँ से करेंगे पोषक तत्व से। तो पोषक तत्व क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व वे रसायन होते हैं जिनकी आवश्यकता शरीर को संतुलित करने और ऊतकों का निर्माण, उनकी मरम्मत करने के लिए होता है ना। ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पहला आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका प्रोटीन, तीसरा आपका वसा, चौथा आपका विटामिन और पांचवा आपका खनिज तत्व, है ना। तो ये आपके सारे पोषक तत्व हैं। अगर आपको इनकी कमी हो जाती है तो आपको क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा, है ना। अब देखो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए। इसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, मतलब C6H12O6। आपको ये याद होना चाहिए, एग्जाम में आ जाएगा, है ना। अब इसमें लिखा है कार्बोहाइड्रेट एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमारे भोजन का एक मुख्य भाग है ना। एक व्यक्ति के भोजन में कितना 55 से 65% तक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। मतलब जो आप भोजन ग्रहण करते हो तो उसमें आपको 55 से 65% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिल जाती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट का ऊष्मीय मान कितना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का ऊष्मीय मान कितना है, 4.2 किलो कैलोरी होता है। कितना होता है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट का ऊष्मीय मान कितना होता है, 4.2 किलो कैलोरी होता है। मतलब 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है अगर आप वो जलेगा तो उससे आपको कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, 4.2 किलो कैलोरी क्या होगी, आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, है ना। अब इसकी संरचना देख लो। तो इसकी संरचना भी आ सकती है कि इसका अनुपात किसका क्या होता है। अगर आपसे पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का अनुपात कितना है, तो 1 है, हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन का कितना है, तो 1 है ना। अगर तीनों का एक साथ पूछ लेगा कि कितना होता है, तो 1:2:1, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 1 होता है ना। तो आपको ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। इसमें है कि अगर आपसे पूछ ले कि भैया स्रोत क्या क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, ड्राई फ्रूट्स, अंजीर, दूध, शकरकंद, गन्ना आदि। मतलब ये तो होते, इसके अलावा भी और होते हैं ना। तो आपको ये रीड कर लेना, अगर आ जाएगा। ऐसा नहीं आएगा कि क्या होता है, वो आपको ऐसे ऑप्शन देगा कि आप बता दोगे कि हाँ भैया इसका आंसर यही होने वाला है ना। अब प्रकार देख लो। तो देखो कार्बोहाइड्रेट के ना 2 प्रकार होते हैं। एक तो उसके भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा उसके रासायनिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों में जैसे शर्करा और गैर शर्करा, है ना, अभी देखेंगे अंदर क्या होता है। और रासायनिक में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो ये आपको महत्वपूर्ण है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो आपको रासायनिक गुणों पे ज़्यादा ध्यान देना है ना। अब भौतिक गुणों की बात करो तो भौतिक में क्या देखा था, एक तो शर्करा देखा था, एक गैर शर्करा। तो शर्करा मतलब इसमें अपन को मीठापन देखना है। क्या देखना है, मीठापन। अगर मीठापन है तो वो शर्करा में आ जाएगा, और अगर मीठापन नहीं है तो वो किस में आ जाएगा, आपका गैर शर्करा में आ जाएगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। स्वाद में मीठा, पानी में घुलनशील व क्रिस्टल फॉर्म में हो तो वो क्या है, आपका शर्करा है, जैसे सुक्रोज। और गैर शर्करा में स्वादहीन है, पानी में अघुलनशील है और अक्रिस्टलीय है। मतलब जो शर्करा होगा वो पानी में घुल जाएगा,
ये चीनी आपने देखी होगी तो पानी में घुल जाती है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है और मीठी होती है ना। और लेकिन जो शर्करा नहीं होगा तो वो पानी में घुलेगा भी नहीं, क्रिस्टल फॉर्म में भी नहीं होगा और स्वादहीन भी होगा, जैसे स्टार्च और सेल्यूलोज, है ना। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके रासायनिक गुणों के आधार पर देख लो। तो रासायनिक गुणों के आधार पर क्या होगा, पहला मोनोसैकेराइड, कौन सा है, मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट की ना सिर्फ एक इकाई होती है, मतलब एक इकाई से ही क्या होगा, बनेगा। मोनो मतलब एक, है ना, तो इसमें क्या है, यह कार्बोहाइड्रेट की एक ही इकाई से बना होता है, मतलब इसमें सिर्फ एक इकाई होगी कार्बोहाइड्रेट की, बस, इसके अलावा नहीं होगी। इसके भी क्या है, 3 प्रकार होते हैं, एक तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज। तो क्वेश्चन आपको सीधा ये बनेगा कि जो फ्रैक्टोज होता है वो किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, मोनोकार्बोहाइड्रेट है या मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है कि पॉलीसैकेराइड है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज क्या होती हैं, ये तीनों के तीनों मोनोसैकेराइड होती हैं। तो आपको ये रट लेना है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, आपको लेकिन नहीं होना है, इससे क्वेश्चन आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज मतलब G2F, इसको ऐसा याद रख लो, G2 मतलब ग्लूकोज गैलेक्टोज और F मतलब फ्रैक्टोज, है ना। अब देख लो ग्लूकोज क्या होता है। तो ग्लूकोज के बारे में है, एक मिनट में इसको साफ कर दूं। जो ग्लूकोज है यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। अगर पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप कौन सा है, तो ग्लूकोज है। तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। पाचन का कार्य इंसुलिन करता है, इसके मतलब क्वेश्चन आ जाएगा कि जो ग्लूकोज है इसके पाचन का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है, इंसुलिन करता है। कौन करता है, इंसुलिन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे सरलतम रूप है, एक फैक्ट हो गया, है ना। दूसरा आपको तुरंत ऊर्जा देगा, दूसरा ये हो गया। तीसरा इसका पाचन कौन करता है, तो इंसुलिन करता है ना। अब इसमें बोल रहा है वो कि अगर इसमें लिखा है इंसुलिन के अभाव में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो आपको क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज़ आपको हो जाएगी, है ना। तो सिर्फ इतनी चीज़ है इसमें, बाकी कुछ नहीं था। अगला है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज किससे मिलता है, फलों से। फ्रक्टोज मतलब फ्रूट से, किससे, फ्रूट से। तो फ्रूट से मतलब फलों से आपको क्या मिलता है, इसका रस मिलता है, और इसे फल शर्करा या फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, और सबसे मीठा शर्करा है। तो आपको इसके 3 फैक्ट याद रखने हैं। पहला आपको, मैं सीधा एग्जाम में जो आना है सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ, अपन को थ्योरी से इसमें कुछ मतलब नहीं है ना। तो आपको 3 फैक्ट याद रखने फ्रक्टोज के। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो फलों से प्राप्त होता है। दूसरा, फल शर्करा किसे कहते हैं, तो फ्रक्टोज को कहते हैं। तीसरा, सबसे मीठा शर्करा कौन सा है, तो फ्रक्टोज है। तो 3 फैक्ट आपको हो गए कि फलों से कौन प्राप्त होता है, फ्रक्टोज। फल शर्करा किसे बोलते हैं भैया, फ्रक्टोज। सबसे मीठा शर्करा कौन सा है भैया, फ्रक्टोज। तो तीनों आपको ये फैक्ट इसके याद रखने हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब है गैलेक्टोज। क्या है, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज में क्या है, इसका निर्माण लैक्टोज के निर्माण के साथ होता है। किसका मतलब गैलेक्टोज का निर्माण किसके साथ होता है, लैक्टोज के साथ होता है। अब एक चीज़ और है, अगर आप रक्त में से रक्त में अगर गैलेक्टोज बढ़ेगा, रक्त में अगर क्या हो जाए, गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे, गैलेक्टेसीमिया रोग। क्या बोल दोगे आप उसको, गैलेक्टेसीमिया। तो आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि गैलेक्टेसीमिया रोग होता है। रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा कम होने से, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से, रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ने से, है ना। तो आपको याद रखना है कि अगर रक्त में गैलेक्टोज की, ग्लूकोज नहीं गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ेगी तो वो क्या होगा, गैलेक्टेसीमिया रोग कहलाएगा, है ना। चलिए अब है, आपसे पूछ लेगा कि ब्लड शुगर क्या है, क्या रक्त शर्करा क्या है। तो आपको बता देना है, जो मोनोसैकेराइड होता है, अगर आप तीनों को मिला दोगे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी ब्लड शुगर कहलाएगी। मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों को मिला दोगे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी ब्लड शुगर या रक्त शर्करा कहलाएगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें 6 कार्बन के अणु होते हैं। कितने होते हैं, कार्बन के 6 अणु होते हैं, मतलब C6 ऐसे आपके होते हैं ना।
तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड शुगर में क्या क्या होता है, ग्लूकोज भी होता है, गैलेक्टोज भी होता है और फ्रैक्टोज भी होता है। चलिए, तो अपन ने जो मोनोसैकेराइड था अपन ने पूरा निपटा लिया है। अब अपन बात करेंगे किसकी, डाइसैकेराइड की। तो डाइसैकेराइड में मोनो में क्या होता था, एक इकाई होती थी, इसमें 2 इकाइयाँ होंगी। कितनी होंगी, केवल 2, 2 से अधिक नहीं, केवल 2। इसमें केवल 1, इसमें केवल 2, है ना। ये भी 3 प्रकार का होता है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। कौन कौन सा, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। कौन सा, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, है ना। तो MLS है, आप इसको कैसे भी ट्रिक बना के आप इसको याद रख लेना, ठीक है। माल्टोज क्या कहलाता है, तो सीधा क्वेश्चन आएगा भैया माल्टोज किससे बनता है, तो ऑप्शन में आ जाएगा आपको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, है ना। तो आपको ये सारों के आपको याद रखने हैं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, माल्टोज आएगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जब ग्लूकोज के 2 अणु हो जाए, मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होगा तो आपका क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि माल्टोज सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो जो आपके सूखे मेवे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, माल्टोज होता है ना। तो ड्राई फ्रूट्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा माल्टोज होता है ना। और इसमें एक चीज़ और है कि यह सामान्यतः चीनी की तुलना में केवल 30% ही होता है मीठा, मतलब जितनी शुगर होती है तो शुगर का सिर्फ 30% ही ये क्या होता है, ये मीठा होता है ना। चलिए, अब है लैक्टोज। तो लैक्टोज किस किस से मिलके बनेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्या बोला मैंने, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज ही आएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, माल्टोज कहलाएगा। लेकिन अगर ग्लूकोज में गैलेक्टोज मिलाओगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका लैक्टोज कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा, वो आपका लैक्टोज कहलाएगा। दूसरा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लेगा कि दूध शर्करा किसे कहते हैं, तो दूध शर्करा क्या है, आपका लैक्टोज है। दूध शर्करा क्या है, आपका लैक्टोज है, ठीक है। तीसरा आपको ये बनेगा कि कौन सी शर्करा पानी में सबसे कम घुलनशील है, तो वो कौन सी आपकी लैक्टोज है। कौन सी है, लैक्टोज है। तो आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं, तो लैक्टोज किस किस से मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। दूध शर्करा कैसे बोलते हैं, लैक्टोज को। पानी में कम घुलनशील कौन सा है, लैक्टोज है, ठीक है। चलिए, अगला है सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज। तो सुक्रोज किससे मिलता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से। एक चीज़ आपको याद रखना, ग्लूकोज सब में कॉमन होगा, ग्लूकोज तो स्थायी है, बस ये चीज़ बदलती जाएंगी। अगर इसकी जगह आपका ग्लूकोज आ गया तो माल्टोज, और गैलेक्टोज आ गया तो क्या हो जाएगा, लैक्टोज, और अगर फ्रैक्टोज आ गया तो आपका क्या बन जाएगा, सुक्रोज। ग्लूकोज आपका कॉमन रहेगा, है ना, तो आपको इतना कन्फ्यूज नहीं होना है, ग्लूकोज तो आपका रहेगा, है ना। चलिए, सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, तो आपका क्या बन जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाएगा, गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो गन्ने में आपकी सुक्रोज पाई जाती है। चुकंदर में क्या पाई जाती है, तो चुकंदर में भी आपकी सुक्रोज पाई जाती है। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये पूछ लेगा टेबल शुगर किसे कहते हैं, तो टेबल शुगर किसे कहते हैं, सुक्रोज को कहते हैं। दूध शर्करा किसे कहते हैं, लैक्टोज को कहते हैं। फल शर्करा किसे कहते हैं, फ्रैक्टोज को कहते हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ अपन ने देख लिया है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या देखना है, पॉलीसैकेराइड। देखिए, पॉली में क्या है, देखो मोनो में क्या था, केवल एक इकाई थी कार्बोहाइड्रेट की, डाई में केवल 2 थी, लेकिन पॉली में 2 या 2 से अधिक मिलके क्या बना देते हैं, पॉलीसैकेराइड बना देते हैं, ठीक है। चलिए, अब पॉलीसैकेराइड की विशेषता क्या है कि भैया पॉलीसैकेराइड पानी में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे नहीं होते, मतलब ये मीठे भी नहीं होंगे और पानी में घुलनशील भी नहीं होंगे। मैंने क्या बोला, ये स्वाद में मीठे भी नहीं होंगे और पानी में आपके घुलेंगे भी नहीं। सोचो कि आप इसको घोल दो तो ये घुलेंगे भी नहीं, है ना। ये क्या है, आपके पॉलीसैकेराइड देख रहे थे अपन। तो पॉलीसैकेराइड के 4 टाइप मेनली होते हैं। एक इसमें स्टार्च हो गया, पहला क्या है स्टार्च, दूसरा सेल्यूलोज, तीसरा ग्लाइकोजन और चौथा पैक्टिन, है ना। तो
4 कौन कौन सी? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और पैक्टिन। ठीक है, अब देखते हैं कि स्टार्च क्या होता है। तो स्टार्च, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो स्टार्च है यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल रूप माना जाता है। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल रूप कौन सा है, तो आपका कौन सा होगा? वो स्टार्च होगा, है ना। और ये कहाँ पर होता है? ये पौधों में संग्रहित रहता है। जो पौधे, पेड़ पौधे होते हैं ना, जो उनमें क्या होता है? ये स्टोर होता है। जो कैप्सूल्स होते हैं दवाइयों वाले, उसका जो आपने देखा होगा कवर होता है, उसका निर्माण भी किससे होता है? स्टार्च से होता है। और इसमें एक और फैक्ट है कि मनुष्यों को यह अनाज के माध्यम से मिलता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य को स्टार्च किसके माध्यम से मिलता है, तो मनुष्य को जो स्टार्च है वो अनाज के माध्यम से मिलता है ना। अब इसमें एक नोट करके लिखा है कि मानव केवल स्टार्च और ग्लाइकोजन को पचा सकता है, सेल्यूलोज और पैक्टिन को नहीं। तो मतलब जो 2 पॉलीसैकेराइड हैं उनको तो मानव पचा सकता है, लेकिन जो 2 और टोटल 4 हैं, तो 4 में से 2 का पाचन तो मनुष्य कर लेगा, लेकिन जो 2 हैं उनका पाचन नहीं कर पाएगा। 2 कौन कौन से हैं जिनका पाचन कर सकता है? एक तो स्टार्च और एक ग्लाइकोजन। और 2 ऐसे कौन से हैं जिनका नहीं कर सकता है? तो सेल्यूलोज और पैक्टिन। समझ में आ गया? चलिए, अब है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज भी कहाँ मिलता है? केवल यह पादप में पाया जाता है, केवल यह पादप में पाया जाता है। और जो पादप की जो कोशिका भित्ति है वो भी किससे निर्मित होती है? सेल्यूलोज से निर्मित होती है। और जैव मंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला जैविक तत्व भी है। अगर आपसे पूछ ले कि जैव मंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो सेल्यूलोज होगा। ठीक है, हालांकि आपको काम का नहीं है, ये भी आपको काम का नहीं है, ये भी नहीं है। आपको तो सिर्फ पता याद रखना है कि पूछ लेगा कि सेल्यूलोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो पॉलीसैकेराइड है ना। अब देखो ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को पशु स्टार्च बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। आपको पूछ लेगा वो कि पशु स्टार्च किसे बोलते हैं, तो ग्लाइकोजन को बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि दूध शर्करा किसे बोलते हैं, दूध शर्करा, तो मैंने आपको बताया था कि दूध शर्करा क्या है? दूध शर्करा है आपका लैक्टोज। क्या है आपका? लैक्टोज। अगर आपसे पूछ ले कि आपका फल शर्करा क्या है, फल शर्करा, तो वो क्या होगा? फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा वो आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। अगर आपसे टेबल शुगर पूछ ले कि भैया टेबल शुगर क्या है, तो टेबल शुगर क्या है? सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। मैं आपको सारा कुछ ही बता चुका हूँ, है ना। चलिए, अब बात करते हैं ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं? पशु स्टार्च बोलते हैं। अब एक चीज़ और, अगर आप ग्लाइकोजन को आयोडीन से क्रिया कराते हो तो कलर कैसा हो जाएगा? आयोडीन का लाल रंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। और भोजन ना मिलने की स्थिति में यह है ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब आपको एक, जैसे जब आप फास्ट करते हो तो फास्ट में आप भोजन तो ग्रहण नहीं करते हो, व्रत करते हो जब आप, तो भोजन तो खाते नहीं हो, तो आपको एनर्जी कहाँ से आती है? तो आपको एनर्जी किसके माध्यम से मिलती है? वो ग्लाइकोजन के माध्यम से आपको वो मिलती है ना। यह कहाँ पे संग्रहित होता है? तो यकृत में व मांसपेशी में संग्रहित होता है ना। कहाँ कहाँ होता है? यकृत में और मांसपेशी में स्टोर होता है। अब नेक्स्ट इसमें पैक्टिन। तो पैक्टिन कहाँ पाया जाता है? पके फलों में पाया जाता है। कहाँ पे? पके फलों में। पास से पैक्टिन, पास से पके फलों में पाया जाता है। जो जेली आप लोग खाते हो उसको जमाने में भी इसका उपयोग होता है, और मनुष्यों के द्वारा इसका पाचन नहीं होता है। मतलब पैक्टिन का पाचन नहीं करेगा, और किसका नहीं करेगा मैंने आपको बताया था, और सेल्यूलोज का भी पाचन नहीं करेगा। किस किस का कर लेगा? स्टार्च का कर लेगा और ग्लाइकोजन का कर लेगा, है ना। अब देख लो इसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले कुछ रोग भी हैं। जैसे अगर आपको लिखा जाए कि एसिडोसिस किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, एसिडोसिस। तो आप इसको ऐसे याद रखो, ऐसी से आप इसको याद रखो एसिड, है ना। एसिड मतलब एसिडिटी। जब आप कार में बैठोगे, कार मतलब कार्बोहाइड्रेट, जब आप कार में बैठोगे तो आपको क्या होगी? एसिडिटी होगी। एसिडिटी मतलब एसिडोसिस। क्या होता है? एसिडोसिस।
नेक्स्ट क्या है इसमें, कीटोसिस। क्या है, कीटोसिस। कीटोसिस भी किसकी कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। अगला है हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सा, हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये भी किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। और तो फिर घाव और ऊर्जा की कमी आप लगाओगे, कब्ज की समस्या और निर्जलीकरण, ये तो नॉर्मल है। लेकिन आपको 3 विशेष याद रखना है। कौन कौन सा, एक तो आपका एसिडोसिस, कीटोसिस और हाइपोग्लाइसीमिया। ये तीनों किससे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे होते होंगे कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाए वृद्धि होने पे, एक तो मोटापा होगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपको, मधुमेह, या मधुमेह को क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, या तो आप मोटे हो जाओगे, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने पूरा जितना कार्बोहाइड्रेट था सारा अपन ने समाप्त कर लिया है। अब अपन बात करेंगे किसकी, प्रोटीन की। किसकी, प्रोटीन की। एक बार थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को ऊपर से रिकॉल कर लेते हैं। अपन ने कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार पढ़े थे, देख ले रहे हैं। अपन ने कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप देखे थे। एक देखा था अपन ने मोनो, एक देखा था अपन ने डाई, एक देखा था अपन ने पॉली। मोनो में अपन ने 3 देखे थे, ग्लूकोज, है ना, क्या देखे थे, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है। इसमें जो ग्लूकोज था सबसे सरलतम रूप था, इसका पाचन इंसुलिन के द्वारा होता था। ठीक है, 2 फैक्ट देखे थे। फ्रैक्टोज में क्या देखा था, इसको फल शर्करा बोलते हैं, सबसे मीठी शर्करा है ना। और गैलेक्टोज में क्या देखा था कि गैलेक्टोज का जो निर्माण होता है वो किसके साथ होता है, लैक्टोज के साथ होता है। किसके साथ होता है, लैक्टोज के साथ होता है। ये अपन ने इतना इसमें देख लिया था, है ना। अब डाई में क्या बात की थी, तो डाई में भी बात की थी कि डाई के कितने प्रकार होते हैं, 3। कौन कौन से, एक होता है आपका माल्टोज, एक होता है आपका लैक्टोज, एक होता है आपका सुक्रोज। क्या, सुक्रोज, है ना। तो माल्टोज में मैंने आपको बताया 2 चीज़ मिलती हैं। क्या, अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल जाए तो वो माल्टोज है। लैक्टोज में मैंने क्या बताया, तो ग्लूकोज सब में कॉमन रहेगा, इसमें ग्लूकोज प्लस क्या होगा बताइए, गैलेक्टोज। क्या होगा, गैलेक्टोज। और सुक्रोज में ग्लूकोज तो होगा ही, प्लस में क्या होगा इसमें, फ्रक्टोज। क्या होगा आपका इसमें, फ्रक्टोज होगा। ठीक है, ये चीज़ अपन ने देख ली थी। अब इसमें एक चीज़ और है कि पॉलीसैकेराइड, है ना। तो पॉलीसैकेराइड में क्या देखा था कि पॉली के 4 होते हैं, है ना। और वो चारों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और पैक्टिन। तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट, है ना। अब अपन देख रहे हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन का देख लो, जो प्रोटीन है यह एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं जो पेप्टाइड बंधे से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये कुछ भी नहीं देखना आपको, ये भी नहीं। हाँ, ये देख लो, शरीर में अधिकांश प्रोटीन की मात्रा मांसपेशियों, ऊतक में तथा शेष रक्त में, अस्थियों में, दांत में, त्वचा में, बाल में और नाखून में होती है। प्रोटीन का जो संगठन होता है उसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ मात्रा फास्फोरस और सल्फर भी होता है। अब आपको मेन है एक चीज़, इनके आपको नाम याद होने चाहिए। मैं आपको यहाँ ट्रिक से याद करा दूंगा। देखो, पहले तो आपको अगर वो पूछ ले कि कुल कितने एमिनो एसिड होते हैं, तो 20 होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 20 होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि आवश्यक कितने होते हैं, तो आवश्यक कितने होते हैं, 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब देखो, 9 आपको पूरे नाम याद रखना है। इसका ट्रिक है, VIP हॉल में कौन बैठा, TT बैठा। VIP हॉल में कौन बैठा, TT बैठा। अब देखो, V मतलब वेलिन, V मतलब वेलिन, I मतलब आइसोल्यूसिन, P मतलब फिनाइल एलाइन, कौन सा होगा, फिनाइल एलाइन, है ना, एलानिन, है ना। M मतलब मिथियोनिन, क्या हो जाएगा,
मिथियोनिन, है ना। टी से आपका क्या हो जाएगा, सॉरी BI पे हॉल तो रह गया, हाँ H से क्या हो जाएगा, हिस्टीडीन हो गया। ए से क्या हो जाएगा, ए इसमें आपका नहीं है। डबल एल मतलब लायसिन और ल्यूसीन और टी मतलब एक टी मतलब हो जाएगा आपका ट्रिप्टोफेन और एक हो जाएगा आपका थ्रियोनीन, है ना। तो एक बार फिर से देख ले रहा है, देखो मैंने क्या बोला, टोटल होते हैं 20। एक तो ये पूछेगा और आपसे एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा आपका आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है। 3 दे देगा जो होंगे और 1 दे देगा जो नहीं होंगे, या दे देगा कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल है। तो 3 दे देगा गैर आवश्यक वाले और 1 दे देगा आवश्यक वाले। तो आपको इसके नाम पता होने चाहिए। ट्रिक क्या बताई मैंने, VIP हॉल में TT बैठा। अब VIP, V मतलब वैलिन, I मतलब आइसोल्यूसिन, P मतलब फिनाइल एलानिन, ठीक है। H मतलब हिस्टीडीन, डबल L मतलब लाइसिन और ल्यूसीन, M मतलब मिथियोनिन, T मतलब थियोनिन और ट्रिप्टोफेन, है ना। तो आपको याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके कार्य क्या है प्रोटीन के, तो कोशिका का निर्माण करना, शरीर की संरचना बनाना, ऊतकों की मरम्मत और उनका क्या करना, पुनर्निर्माण करना। देखो अभी अपन ने क्या इसका देखा था, अपन ने कार्बोहाइड्रेट का देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का जो कितने कैलो, एक अगर ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट जलाओगे तो आपको कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो कार्बोहाइड्रेट में देखा था अपन ने 4.2 किलो कैलोरी, कितना 4.2। लेकिन अगर आपसे इसका प्रोटीन का पूछ ले तो प्रोटीन का कितना होता है, प्रोटीन का भी कितना होता है 4 पॉइंट होता है, कितना होता है 4 पॉइंट कुछ होता है। मतलब आप 4 याद रखना कि प्रोटीन का भी 4 होता है और कार्बोहाइड्रेट का भी 4 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है प्रोटीन के प्रकार। देखो प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं, तो सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। कौन कौन से हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल में क्या हो जाएगा, जो केवल एमिनो अम्ल से मिलकर बने हैं। संयुग्मी में क्या हो जाएगा, जो एमिनो अम्ल से तो बने हैं साथ में खनिज से भी बन के मिले हैं। और व्युत्पन्न मतलब कि सरल प्रोटीन के विघटन से बनने वाले प्रोटीन को व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। पर सरल में सीधी बात है, सरल में क्या होगा, सिर्फ एमिनो एसिड ही रहेगा। संयुग्मी में 2 चीज़ होगी, तो एक तो एमिनो एसिड रहेगा, दूसरा खनिज लवण होंगे। और व्युत्पन्न मतलब जो सरल होगा उसका उल्टा क्या हो गया, व्युत्पन्न हो गया। जैसे उदाहरण देख लो, अगर आपसे पूछ ले कि नाखूनों में और बालों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो कैरोटीन होता है। कौन सा होता है, नाखूनों में और बालों में कैरोटीन होता है। रक्त में पूछ ले तो कौन सा होता है, ग्लोबिन होता है। क्या बोलते नहीं है कि आप अपना रक्त साफ कर लो तो आप ग्लो मारने लगोगे, है ना, तो ग्लोबिन होता है। ऊतकों में कॉलेजन, ऊतकों में कॉलेजन। रक्त में एक तो ग्लोबिन होता है, दूसरा एल्यूबिन और ग्लोब्यूमिन। कौन सा, एल्यूब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन। गेहूं में ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन। कौन सा, ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन, आपको याद रखना है, ठीक है। ये है आपकी सरल मतलब नॉर्मल, जो सिर्फ आपके आवश्यक एमिनो अम्ल से बने हों। संयुग्मी में 2 चीज़, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। तो हीमो मतलब हिम मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन आपका क्या है, एक आवश्यक एमिनो एसिड है। 20 में से ही होगा ये, है ना, कोई एक 20 पड़े थे टोटल, जिसमें से आपने देखा था कि 9 आवश्यक थे और 11 आवश्यक, है ना। तो दोनों के में से ही होगा ये कोई भी एक। तो ग्लोबिन आपका प्रोटीन हो गया और हिम आपका खनिज हो गया। ऐसे ही आप इसमें देखो, लाइपो देखो, क्रोमो देखो, फास्फो, जहाँ पे भी आपको ये चीज़ दिख जाए ना तो समझ जाना वो आपका संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण है। व्युत्पन्न में कौन सा आ जाएगा, थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन बना, मतलब जो थ्रोम्बिन प्रोटीन था उससे क्या बना, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बना, है ना। चलो एक चीज़ और याद रखना, अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्यूमिन। कौन सी, एल्यूमिन। कौन सी, एल्ब्यूमिन। कौन सी, एल्ब्यूमिन। चलो अब प्रोटीन की कमी से भी रोग देख लो, क्वासियोस्कर होता है, मरासमस होता है और मरासमस क्वासियोस्कर, इसको PEM बोलते हैं, मतलब प्रोटीन PEM बोलते हैं इसको, है ना, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिएंट्स ऐसे कुछ बोलते हैं इसके लिए। तो क्वासियोस्कर और मरासमस,
तो क्वासियोस्कर की खोज किसने की थी? सिसिली विलियम ने। किसने? सिसिली विलियम ने। मरासमस पता है आपको, और मरासमस और क्वासियोस्कर ये किससे होते हैं? प्रोटीन की कमी से होते हैं। जो मरासमस होता है वो आपका शायद 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चों को होता है, और जो 2 साल से ज़्यादा का होता है उसके लिए आपका क्वासियोस्कर होता है ना। क्वासियोस्कर को क्या बोलते हैं? मून फेस भी बोलते हैं। इसके लिए क्या बोलते हैं? मून फेस। और मरासमस के लिए मंकी फेस। क्या बोलते हैं? मंकी फेस ही बोलते हैं, है ना। इसमें एडिमा दिखता है, मतलब इसमें एडिमा, अगर पूछे कि एडिमा किस में होता है, क्वासियोस्कर में कि मरासमस में, तो क्वासियोस्कर में होता है ना। इसको बैट भी बोलते हैं, गीला रोग, और इसको सूखा रोग, है ना। तो एक कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको कुपोषण वाली आप मेरी वीडियो देख लेना, मैंने उसमें सारा कुछ ही कवर कराया हुआ है ना। चलो, अब प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं ये भी देख लो। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता? नॉर्मल दूध पूछेगा, है ना। देखो यह दूध, अगर दूध, जो गाय का दूध है उसमें पीला रंग होता है तो उसमें कौन सा होता है? कैरोटीन होता है। लेकिन जो सफ़ेद दूध होता है उसमें क्या होता है? कैसीन होता है। तो अलग अलग है, अगर पीले रंग का दूध होगा तो कैरोटीन, और सफ़ेद रंग का होगा तो कैसीन। गेहूँ में देख लो, गेहूँ में कौन सा होता है? ग्लूटेन। क्या होता है? ग्लूटेन। हड्डी में ओसीन। कौन सा? ओसीन। हड्डी में कौन सा प्रोटीन है? ओसीन प्रोटीन है। नेक्स्ट है नाखून और बाल में अल्फा कैरोटीन। कैरोटीन में भी कौन सा? अल्फा कैरोटीन। ये अल्फा का चिन्ह है ना, क्रॉस नहीं बना, वो अल्फा है। मकड़ी के जाल में बीटा कैरोटीन। दाल में प्रोलीमिन प्रोटीन। अंडा में एल्यूमिन प्रोटीन। एल्यूमिन प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम प्रोटीन। रक्त में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। त्वचा में कोलेजन प्रोटीन, है ना। तो आपको ये याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है ये, है ना। नाखून में अल्फ़ा, मकड़ी के जाल में बीटा, दाल में प्रोलिमिन, अंडा में एल्यूमिन, माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम, रक्त में ग्लोब्यूमिन, त्वचा में कोलेजन, है ना। तो ये आपका प्रोटीन भी आपका समाप्त होता है। अब देखते हैं वसा। तो वसा में क्या है? यह शरीर को संचित ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? जो शरीर में जो ऊर्जा स्टोर होती है वो कौन प्रदान करता है? वसा प्रदान करता है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर को प्रतिरोधकता प्रदान करता है। क्या करता है? शरीर को प्रतिरोधकता प्रदान करता है। इसकी कमी से शरीर दुबला, त्वचा रूखी हो जाती है, जैसे क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। तो आपसे पूछ लेगा कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है यह किसकी कमी से होता है? तो अगर शरीर में वसा की कमी है तो उससे क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी आपको हो जाएगी। अधिकता से क्या होगा? हृदय रोग हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा, है ना। तो अधिकता से हो जाएगा। अब इसमें आपको इसका ऊष्मीमान याद रखना है। वसा का ऊष्मीमान कितना होता है? 9। आपको सिर्फ 9 याद रख लो। वसा का होता है 9, प्रोटीन का 4 और कार्बोहाइड्रेट का भी 4। ठीक है, चलिए अब देख लो, 2 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं ये भी, सरल वसा, संयुग्मी वसा और व्युत्पन्न। तो सरल में क्या होगा? जो नॉर्मल होंगे वसा वो। संयुग्मी में क्या होगा? वो 2 चीज़ों से मिलके बने होंगे, है ना। और व्युत्पन्न में सरल का उल्टा। किसका? सरल का उल्टा व्युत्पन्न में हो जाएगा। अब देखो सरल वसा, देखो या सरल वसा क्या होता है? तो सरल वसा फैटी एसिड या विभिन्न एल्कोहल से मिलकर बना होता है। किससे? फैटी एसिड और विभिन्न एल्कोहलों से मिलकर बना होता है सरल वसा। यह उदासीन होता है। सरल वसा कैसा होता है? उदासीन होता है। अब ये 2 प्रकार, इसके प्रकार आपको याद रखने। आपसे पूछ लेगा कि डालडा क्या है, नारियल का तेल कैसा वसा है ना, सरसों का तेल कैसा वसा है ना। तो ये पता होना चाहिए। तो जो संतृप्त वसा होता है इसमें वसा की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। और जो असंतृप्त होता है उसमें वसा की मात्रा कम होती है। जैसे घी हो गया, घी संतृप्त का है, मक्खन, डालडा, नारियल का तेल, इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और असंतृप्त मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, ये किस में आ जाएंगे? असंतृप्त वसा में आ जाएंगे। अब संयुग्मी तो मैंने क्या बताया था? 2 चीज़ों से मिलके
तो इसमें आपका फैटी अम्ल तो होगा, साथ में इसका आपका एल्कोहल होगा और खनिज पदार्थ होगा। ऐसे एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या लिखा है, फास्फोलिपिड। क्या लिखा है, फास्फोलिपिड। तो फास्फो मतलब फास्फोरस हो गया और लिपिड्स मतलब आपका वसा हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपके बने होंगे। अब व्युत्पन्न में मैंने क्या बताया था, इस सरल और सहयोगी लिपिड्स के जल अपघटन या एंजाइम द्वारा पाचन के बाद बनने वाले पदार्थ हैं। जैसे आपको सिर्फ नाम याद रखना है, आपसे पूछ लेगा सिस्टरॉल क्या है, पहला तो ये पूछ लेगा। तो सिस्टरॉल आपका वसा है। अब वसा में ही पूछ लेगा कौन सा, तो व्युत्पन्न वसा है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल सबको पता है कि वसा है, लेकिन कौन सा है, व्युत्पन्न है। ग्लिसरॉल, फैटी अम्ल, है ना। तो ये आपको पूरे नाम याद होने चाहिए। अब वसा भी दो तरीके से मिल सकता है आपको, या तो पशु से मिल जाएगा या वनस्पति से। तो पशु से मिलने वाले वसा को पशुजन्य वसा और वनस्पति से मिलने वाले वसा को वनस्पतिजन्य वसा। ऐसे पशु में दूध, मांस, मछली, अंडे, है ना, ये हो गया। और वनस्पति में अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल, है ना, जमाने भर की चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो इसी के साथ हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को बहुत डेप्थ में देख लिया है। अब विटामिन्स बचा है, तो विटामिन्स अपन इसमें नहीं लेंगे क्योंकि क्लास पर बहुत लंबी हो जाएगी। तो विटामिन्स के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, विटामिन्स बचेगा अपना, तो इतने डेप्थ में अपन विटामिन पढ़ेंगे। और इसके बाद जो खनिज तत्व हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो खनिज तत्वों को भी अपन देखेंगे। तो ये सारा अपन एक अगली वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। तो जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।